गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। ये आपके संस्कृत व्याकरण की बुक है जिसका नाम है संस्कृत नवनीत। तो ये आपका पहला पार्ट है वर्ण ज्ञान। बच्चों, जो इसमें मैटर दिया हुआ है वो बहुत ही हार्ड है और बहुत ही छोटे रूप में दिया गया है, पर मैं यही मैटर आपको एक दूसरी बुक से पढ़ाऊंगी जिसमें पूरी अच्छे से डिटेल है, हर बात अच्छे से समझाई गई है। तो हम उसी बुक से पढ़ेंगे और मैं सोचती हूँ आपको अच्छे से समझ में आएगा उस बुक से। तो लेट्स स्टार्ट। है व्याकरणम। व्याकरणम इसमें क्या है? भाषा, वर्ण विचार, उच्चारण, स्थान। बच्चों, जिस तरह से आप ये इस पिक्चर में, इस फोटो में देख सकते हैं, ये एक गमले में पौधा लगा हुआ है। इसमें 3 फूल खिले हुए हैं। ये गमला किसका है? भाषा का। इसमें फूल कौन कौन से खिले हैं? लिखित भाषा, मौखिक भाषा और सांकेतिक भाषा। तो इसका मतलब ये है कि हमारे भाषा के 3 रूप होते हैं। पहला मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा, तीसरा सांकेतिक भाषा। तो आज हम शॉर्ट में आपको ये पार्ट समझाएंगे। भाषा अपने मनोभावों अथवा विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करने या दूसरों के भावों अथवा विचारों को जानने के साधन को भाषा कहते हैं। आप बच्चों फर्स्ट क्लास से ये पढ़ते आ रहे हैं कि भाषा किसे कहते हैं। इसमें शॉर्ट में मैं आपको बताऊंगी, भाषा वह साधन है जिससे हम अपने विचार दूसरों को समझा सकते हैं और दूसरों के विचार हम खुद समझ सकते हैं। मौखिक भाषा से बोलकर, लिखित भाषा से लिखकर और सांकेतिक भाषा से हम संकेतों से समझ सकते हैं। अब यही इस चीज़ में है, इसको मैंने आपको शॉर्ट रूप में बताया है। भाषा के रूप। इस लोक में अनेक भाषाएं हैं। लोक किसको कहते हैं? संसार को। इस संसार में बहुत सी भाषाएं हैं, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, जर्मनी, चीनी आदि। आप लोगों ने ये भी पढ़ा होगा अपनी छोटी क्लासेस में। वही चीज़ है बच्चों। हिंदी भाषा की लिपि को देवनागरी लिपि कहते हैं। जिस भाषा में ये हम हिंदी भाषा लिखते हैं वह कौन सी लिपि है? देवनागरी। ये हर फर्स्ट क्लास के बच्चे को पता होता है कि हमारी लिपि कौन सी है। जो हम हिंदी भाषा लिखते हैं ये किस भाषा में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। भाषा के भेद। भाषा के प्रमुख 3 भेद हैं। पहला, कथित या मौखिक भाषा, जो मैंने आपको बताया था, जो बोलकर हम समझा सकते हैं अपने मनोभावों को, विचारों को दूसरों को। तो उसका ही ये बता रखा है। जब भावों और विचारों को बोलकर प्रकट किया जाता है तो उसे कथित या मौखिक भाषा कहते हैं, जैसे बातचीत, भाषण आदि। तो ये मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है। अब है नेक्स्ट, लिखित भाषा। जब हम लेखन के माध्यम से अपने भाव और विचार प्रकट करते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। सभी पत्र पत्रिकाएं, पुस्तकें लिखित भाषा के अंतर्गत आती है। जो भी आपकी बुक है, कॉपी में आप लिखते हो, अखबार आता है, पुस्तकें हैं, ये सभी हमारी लिखित भाषा में आती हैं। तीसरी है सांकेतिक भाषा। जब हम अपने भावों को संकेतों के माध्यम से प्रकट करते हैं तो उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था ऊपर। जैसे यातायात पुलिस द्वारा सांकेतिक भाषा द्वारा यातायात संचालन किया जाता है, या गूंगे व्यक्ति द्वारा अपने भाव संकेत के माध्यम से प्रकट करते हैं। या गूंगे व्यक्ति, जो गूंगा व्यक्ति होता है वो इशारों में अपनी बातें समझाता है, तो वो कौन सी भाषा हो गई? सांकेतिक भाषा। बोली। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। बोली का प्रयोग हम बातचीत करने में ही करते हैं, जैसे बुंदेलखंडी, बिहारी, छत्तीसगढ़ी। अब आप राजस्थान में रहते हो तो राजस्थानी, मारवाड़ी, ये क्या है? हमारी क्षेत्रीय भाषाएं हैं।
अब आगे है बेटा लिपि। भाषा के मौखिक रूप को लिखित रूप देने में मूलाधार को लिपि कहते हैं। कि हम भाषा के मौखिक रूप को, जो हम बोलते हैं मौखिक भाषा में, उसको हम लिखित में लिखते हैं, यानी लिख के कोई बात को समझाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं हम? लिपि। भाषा के अंग। भाषा के प्रमुख निम्नलिखित अंग हैं। पहला है ध्वनि। मुख से निकलने वाले स्वतंत्र स्वर। स्वतंत्र स्वर किसको कहते हैं? आवाज़। जो स्वतंत्र होते हैं, उस पे किसी का कमांड नहीं होता, किसी को वो बांध नहीं सकती, वो स्वतंत्र स्वर है, उसको हम क्या कहते हैं? ध्वनि। जो हमारे मुख से निकलते हैं शब्द, जो भी हो, XYZ, जो भी आप वर्ड बोलते हो, वह स्वतंत्र शब्द होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? ध्वनि। दूसरा अंग है हमारा अक्षर या वर्ण। भाषा के छोटे से छोटे चिन्ह को अक्षर या वर्ण कहते हैं, जैसे क, च, ट, त आदि। तो वर्ण वह सबसे छोटी इकाई है जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते। इसकी बहुत ही इजी लैंग्वेज मैंने आपको अभी बताई है कि वर्ण वह सबसे छोटी इकाई है जिसके हम और अधिक टुकड़े नहीं कर सकते, क्योंकि वह खुद में ही एक बहुत छोटा रूप है। शब्द। सार्थक शब्दों के समूह को शब्द कहते हैं। सार्थक शब्द कौन से होते हैं? जिनका कोई ना कोई अर्थ निकलता हो। जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता वह निरर्थक शब्द हैं। जो भी हमारे सार्थक शब्द हैं, जिनका कोई ना कोई अर्थ निकलता है, उनको हम क्या कहते हैं? शब्द। जैसे जय जमा ए मिलकर क्या बन गया? जय। आधा जय और जमा ए, ये आपने पढ़ा था बच्चों, चैप्टर में मैंने आपको वर्ण विच्छेद करना बताया था, ये वही चीज़ है। फिर य जमा ए तो मिलकर बन गया ये। है जमा ई ही। न जमा द जमा ए, ये आधा न है और द ये पूरा बन गया, तो ये क्या बन गया? जय, ये, ही, आधा न और द। जय हिंद। ये जय हिंद का वर्ण विच्छेद है। अब चौथा है हमारा वाक्य। शब्दों का वह समुदाय जिसकी सार्थकता स्वयं सिद्ध हो, उसे वाक्य कहते हैं। शब्दों का वह समुदाय, समुदाय मीन्स समूह। जो भी हमारा वाक्य होता है, शब्दों को मिलकर जो हम एक लाइन या एक वाक्य बनाते हैं, जो भी सार्थक होता है, जिसका कोई ना कोई अर्थ निकलता है, उसे हम वाक्य कहते हैं। जैसे मोहन दूध पीता है, तो ये हमारा सार्थक शब्द है कि मोहन क्या कर रहा है? यहाँ पे दूध पी रहा है। मोहन क्या पी रहा है? दूध पी रहा है। मोहन दूध का क्या कर रहा है? पी रहा है। तो ये हमारा एकदम सार्थक शब्द है। अब हम ये नहीं कह सकते दूध मोहन या है पीता, तो ये हमारा निरर्थक शब्द हो गया, निरर्थक वाक्य हो गया। तो जो भी हमारे शब्दों का सार्थक समूह होता है, उसे हम वाक्य कहते हैं। अब है व्याकरण। व्याकरण शब्द वी जमा आ जमा क्री के योग से बना है, जिसका अर्थ है टुकड़े टुकड़े करना, विश्लेषण करना। व्याकरण भाषा का विश्लेषण कर उसके स्वरूप को स्पष्ट करती है। व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते अनेन इति व्याकरणम। इसका अर्थ है व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भाषा के नियमों और व्यवस्थाओं का ज्ञान प्राप्त करते हैं। अर्थात व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा भाषा के शुद्ध बोलने
लिखने के नियमों का ज्ञान होता है। इसका मतलब कि अर्थ है जिससे हमें शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना हमें किसकी वजह से आता है? व्याकरण की वजह से आता है। तो इसी का हमें डिटेल में बता रखा है। अब है वर्ण। ध्वनि की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। ध्वनि की सबसे छोटी इकाई जो मैंने बताई थी, जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते, वो वर्ण कहलाते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? दो। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। बच्चों ये भी आप छोटी कक्षाओं में बहुत पढ़ चुके हो। पहला है स्वर, जिनका उच्चारण किसी अन्य की सहायता से ना किया जाए उसे स्वर कहते हैं। अन्य की सहायता तो और कोई चीज़ है ही नहीं, क्योंकि स्वर खुद अपनी सहायता दूसरों को देता है, तो इसको किसी की सहायता की ज़रूरत नहीं है। स्वर में क्या क्या आते हैं? कौन कौन से होते हैं स्वर? ए, आ, ई, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये क्या है? सभी स्वर हैं। जैसे कै के नीचे हलंत आ गया तो ये आधा कै हो गया, जमा ए, तो इसके साथ ये क्या ऐड हुआ? ए। ये क्या है? स्वर। तो कै हमारा क्या है? व्यंजन, आधा व्यंजन है। इसको हम स्वर के साथ मिलाएंगे या ऐड करेंगे तो ये पूरा कै बनेगा, नहीं तो बिना स्वर के ये आधा ही रहेगा। अब आगे देखिए, क जमा ई, तो क्या बन गया? की। ये ई क्या है? स्वर। तो बिना स्वर के हमारे ये जो वर्ण हैं, व्यंजन हैं, ये कंप्लीट कभी नहीं हो सकते। फिर है दीर्घ स्वर, जिसका उच्चारण लंबे समय में तथा धीमी गति में होता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर 4 होते हैं, आ, ई, ऊ, री। इसमें क्या बताया है? जिनका उच्चारण लंबे स्वर में, उच्चारण मीन्स बोलने में बहुत थोड़ा मतलब कि टाइम लगता है। एक तो हम अ बोलते हैं, एक आ, इसको बोलने में टाइम लगा हमें आ में, तो यही चीज़ बता रखी है कि जिसको हमें बोलने में समय लगता है, उच्चारण मीन्स बोलने में समय लगता है और धीमी गति में बोला जाता है। धीमी मीन्स धीरे प्रवाह से, धीमे प्रवाह से बोला जाता है, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। ये 4 होते हैं, आ, ई, ऊ, री। तो इनको बोलने में हमें लंबा समय लग रहा है, बहुत ज़्यादा समय लग रहा है और धीमी गति से हम इसको बोल रहे हैं। दीर्घ का तात्पर्य बड़ी मात्राओं से है। तो ये बड़ी मात्राएं हो गई, जैसे छोटा आ है, ये बड़ा आ, छोटी ई है, ये बड़ी ई, छोटा ऊ, फिर ये बड़ा ऊ। तो बड़े स्वरों से हैं, इसका मतलब जैसे कै जमा आ, तो क्या बन गया? का। फिर है कै जमा ई, तो की। कै जमा ऊ, कू। कै जमा री, क्री। तो इसको बोलने में हमें बहुत टाइम लग रहा है, का, की, कू, क्री। अब ऐसे हम लघु स्वर बोलेंगे, ह्रस्व जिसको बोलते हैं, ये लघु स्वर भी होते हैं। तो इसको हम जैसे बोलेंगे अ, ई, उ, तो ये हमारे लघु स्वर हैं। इनको बोलने में हमें ज़्यादा समय नहीं लगता, कम समय लगता है, और दीर्घ स्वर को बोलने में ज़्यादा समय लगता है। अब है हमारा मिश्रित स्वर, जिनके उच्चारण में ह्रस्व और दीर्घ का योगदान होता है। मिश्रण स्वर कौन से होते हैं? जिनके उच्चारण में यानी बोलने में हमें ह्रस्व और दीर्घ दोनों का योगदान यानी दोनों शब्द, दोनों स्वर मिले हुए होते हैं, दोनों का योगदान होता है, तब हमारा कौन सा स्वर बनता है? मिश्रित स्वर। उसे मिश्रित स्वर कहते हैं। जैसे ए जमा ई, ये दोनों स्वर हैं, ह्रस्व और दीर्घ। तो ये दोनों ह्रस्व हैं, छोटे हैं हमारे स्वर। ए भी छोटा स्वर है, ह्रस्व है, लघु स्वर है, और ई भी।
तो दोनों मिलके क्या बन गए? ए जमा उ, ओ, ए जमा ए मिलकर क्या बन गया? आई, ए जमा ओ, औ। तो इस तरह से बच्चों ये सभी मिश्रित स्वर बन गए हैं। अब है व्यंजन, जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन किसे कहते हैं? मैंने आपको अभी अभी थोड़ी देर पहले ही बताया है। जिनका उच्चारण हम स्वरों की सहायता से करते हैं उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। व्यंजन बिना स्वर के कभी नहीं होता है। व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। तो हमारा पहला है स्पर्श व्यंजन, जिनके उच्चारण करते समय हमारी जिह्वा, कंठ, तालु, मूर्धा आदि स्वर तंत्रियों का स्पर्श करती है, उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श मीन्स छूना। छुए हुए व्यंजन हमारे कौन कौन से हैं? जिनको उच्चारण करने में यानी बोलने में हमारी जिह्वा क्या होती है? जीभ, कंठ, जो हमारा कंठ होता है, गला होता है, तालु, जो हमारे मुख, जो हम मुंह खोलते हैं ऊपर, जो हमारे दांतों से ऊपर वाला जो हिस्सा होता है उसको तालु कहते हैं। अगर इनको टच करके, स्पर्श करके जो भी हमारे व्यंजन बोले जाते हैं वह हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं। अंतस्थ व्यंजन, जिनका उच्चारण करने में हमारी जिह्वा, कंठ, तालु आदि स्वर तंत्रियों को थोड़ा स्पर्श करती है, उसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। कि जिन शब्दों का हम उच्चारण करते हैं, हमारी जिह्वा, कंठ, तालु आदि जो भी हमारी सारी तंत्रियां हैं वो थोड़ा सा टच करती हैं, हल्का सा, जहाँ पे भी टच होती हैं या स्पर्श करती हैं वह हमारे अंतस्थ व्यंजन है। जैसे य, र, ल, व, य, व, र, ल। तो इनको बोलने में हमारे जो ये जीभ पे, कंठ पे जो भी हम बोल रहे हैं इन पे थोड़ा सा ही स्पर्श हो रहा है, थोड़ा सा ही टच हो रहा है, तो ये हमारे अंतस्थ व्यंजन में आते हैं। फिर है हमारा ऊष्म व्यंजन। अब देखो बच्चों, ऊष्म व्यंजन किसे कहा गया है? जिनके उच्चारण करने में स्वर तंत्रियों से ऊष्म वायु निकलती है, उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। कि जिन शब्दों को बोलने में हमारी ऊष्म वायु निकलती है या मुंह से हवा या आवाज़ निकलती है, उसको हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं। देखो, श, श, स, ह। तो इनमें क्या है? हमारी ऊष्म वायु निकल रही है मुख से और वो हमारे ऊष्म व्यंजन हैं। अब ये इस तरह से आपको ये तालिकाएं दिखाई हुई हैं। ये कि क वर्ग वाले कौन से व्यंजन हैं, च वर्ग वाले कौन से व्यंजन हैं, ट वर्ग वाले कौन से व्यंजन हैं, त वर्ग वाले कौन से हैं, प वर्ग वाले कौन से हैं। स्पर्श व्यंजन, ये देखो, वर्णमाला तालिका। तालिका मीन्स ये जो बॉक्स बनाए हुए हैं, जो तालिका बनाई हुई है, इससे आप समझ लीजिए। स्वरा, जो स्वर होते हैं संस्कृत में, संस्कृत वर्णमाला में 13 स्वर होते हैं। संस्कृत वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं? 13, जिन्हें बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, वह क्या होते हैं? स्वर। कितने होते हैं? 13। अब 13 स्वरों को हमने 3 भागों में बांट दिया है। तो पहला है हिरस्व, इसमें कितने होते हैं? 5, जिनको बोलने में एक मात्रा का समय लगता है। जिनको बोलने में एक मात्रा का समय लगता है वह 5 स्वर हैं। कौन कौन से हैं? अ, ई, उ, री, ऋ। ये 5 हिरस्व स्वर हैं। फिर है दीर्घ। दीर्घ 4 स्वर हैं।
जिनको बोलने में 2 मात्रा का समय लगता है, जैसे आ, ई, उ, री, इनको बोलने में 2 मात्रा का समय लगता है, यानी थोड़ा ज़्यादा समय लगता है, और ये 4 होते हैं संख्या में। फिर है संयुक्त। संयुक्त स्वर जो 4 होते हैं, जो 2 स्वरों को मिलाकर बने होते हैं। जो हमने पढ़ा था मिश्रित स्वर, वैसे वो ही हैं ये 4 होते हैं, ए, ऐ, ओ, औ। तो बच्चों इसी तरह से ये पूरा पाठ है। इसमें वही स्वरों को, दीर्घ स्वर, लघु स्वर, ह्रस्व स्वर, उनके बारे में बताया गया है। वर्ण विच्छेद जो आपने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड चैप्टर में सब किए हैं, वर्ण विच्छेद जो मैंने आपको समझाए थे। जैसे ये शीला लिखा है, तो इसको आधा से जमा ए जमा ले जमा आ, तो ये क्या बन गया? शीला। तो इसी तरह से इनका वर्ण विच्छेद करके बताया गया है। जो चीज़ आपने पढ़ चुकी है, मैंने आपको बहुत पहले ही समझा दिया है। तो बच्चों ये हमारा चैप्टर यहीं कंप्लीट हो गया है। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक्स।